अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज एक नया टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्ट। दरअसल आपके सिलेबस में ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में का कुछ पार्ट यानी इस साल के लिए कम किया गया है। तो जो कम किया हुआ पार्ट है उसे हम इंशाल्लाह लेंगे। वैसे नीट वगैरह के लिए तो ये पूरा ही रहेगा, आपने उसको या बाद में जब ये हो जाएगा सिलेबस तो इसके बाकी लेक्चर भी इंशाल्लाह मैं डालूँगा। इसमें दरअसल जो इब्तदाई हिस्सा है, इसका शुरू का हिस्सा है, उसमें प्लांट ब्रीडिंग, एनिमल हस्बेंड्री, ये जो दो पार्ट्स थे से मुराद है, लेकिन जैसे अभी आपके 12th एग्ज़ाम के लिए नहीं रहेंगे वो, तो उसमें प्लांट ब्रीडिंग में हाइब्रिडाइजेशन है, टिश्यू कल्चर है वगैरह, ये जो टॉपिक्स है ये टॉपिक्स इस एग्ज़ाम के लिए नहीं है। प्लांट ब्रीडिंग में एपीकल्चर है, सेरीकल्चर है, लैग कल्चर है, ये जो टॉपिक्स थे ये टॉपिक्स भी आपके सिलेबस में नहीं है। इसका एक दूसरा पार्ट था, दो पार्ट्स इसके थे। एक यानी एनहांसमेंट में ये जो है प्लांट ब्रीडिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री जिसे कहते हैं, यानी जानदारों को या हैवानात को पालना जो इंसानों के फलाह वजूद या फ़ायदे वाले जानदार होते हैं उनको। और जो क्रॉप प्लांट है यानी फसल के तौर पर बोए जाने वाले नबातात हैं, उनमें कैसे इम्प्रूवमेंट करना, तो वो दोनों टॉपिक्स को थोड़ा सा इस एग्ज़ाम के लिए मतलब हटा दिया गया, निकाल दिया गया। उसको छोड़कर जो माइक्रोब्स वाला जो पार्ट है वो पार्ट्स आपके सिलेबस में उसको बाकी रखा गया। इस माइक्रोब्स वाले पार्ट्स में आज इंशाल्लाह ये दो टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे, बायोफोर्टिफिकेशन और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में माइक्रोब्स इन फूड प्रोडक्शन। माइक्रोब्स का इंडस्ट्रियल्स में रोल इंशाल्लाह कल देखेंगे, वो भी इसके अंदर है। माइक्रोब्स का एज ए बायो फर्टिलाइज़र वो है रोल। माइक्रोब्स का एज ए सीवेज ट्रीटमेंट यानी जो गंदा पानी शहरों से निकलता है उसको साफ़ करने के लिए जो होता है वो है। माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन यानी बायोगैस को तैयारी के लिए माइक्रोब्स का क्या रोल होता है। ये इस तरह के मुख्तलिफ टॉपिक्स इस माइक्रोब्स से ताल्लुक़ रखने वाले यानी माइक्रोब्स इन ह्यूमन फेयर में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो वो एक वन बाय वन उसको पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले बायोफोर्टिफिकेशन ये क्या चीज़ है, इस पर नीट में बहुत बार क्वेश्चंस होते हैं, 12th में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस पर बहुत बार पूछे जाते हैं। और एक अच्छा टॉपिक है जिसको बहुत बार पूछा गया, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले बायोफोर्टिफिकेशन किसे कहते हैं। देखिए आज ये जो दौर है ये दौर बायोटेक्नोलॉजी का दौर है। बायोटेक्नोलॉजी में क्या हुआ, क्या हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारे जो बायोलॉजिकल टेक्निक्स है, ये बायोलॉजिकल टेक्निक्स और प्लस जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये दो चीज़ों को मिलाकर बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ, ख़ास तौर से फसली पौधों के अंदर या फसल के तौर पर बोए जाने वाले पौधों के अंदर, जिसमें उनकी जो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज़ों को क्या किया गया, इम्प्रूव किया गया। क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट मतलब क्या हुआ और क्वांटिटी में इम्प्रूवमेंट मतलब क्या हुआ। क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट मतलब क्या हुआ, उसमें जो न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं वो न्यूट्रिएंट को बढ़ाया गया। जैसे एग्जांपल अगर लिया जाए तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट जैसे ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो अनाज जो भी होता है, सिंपल सी चीज़ है, उसमें बड़े पैमाने पर कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। दालें जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें प्रोटीन मौजूद है। ऑयली सीड्स होते हैं उसमें फ़ैट मौजूद है। विटामिन्स वेजिटेबल्स वगैरह में मौजूद है। अब ये सारी चीज़ें हैं लेकिन हम बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए अगर इसमें कुछ ऐसे चेंजेस करते हैं कि जो उसमें और कुछ कीमिया मादे, मज़ीद कीमिया मादों का इजाफा हो जो इंसानों के सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर जैसे मेज़, मकई आपको पता है, मकई में, गेहूं में, इसमें बड़े पैमाने पर कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन अगर हम ऐसे गेहूं की वेराइटीज़, ऐसे चावल की वेराइटीज़, ऐसे मकई की वेराइटीज़ अगर डेवलप करेंगे जिसमें प्रोटीन हो, जिसमें विटामिन्स हो, ओके, तो इससे ये होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट मिलना था वो तो मिल रहा, लेकिन साथ ही साथ फ़ायदेमंद चीज़ें जैसे उसमें विटामिन्स मिलेगी, उसमें अमीनो एसिड मिलेगा यानी प्रोटीन मिलेगा, ये सब चीज़ों का इजाफा होगा। तो इन शॉर्ट में बायोफोर्टिफिकेशन यानी जो पहले वाला टॉपिक है, हम उसे कह रहे हैं कि बायोफोर्टिफिकेशन मतलब इस तरह का अमल, इस तरह का बायोटेक्नोलॉजी का अमल जिसमें
फसली पौधों के अंदर विटामिन्स, प्रोटीन, फैट, इन चीज़ों को क्या करना, बढ़ाना, या इन चीज़ों की मिकदार को बढ़ाना, मिनरल्स वगैरह यानी मादनियात वगैरह। तो ये चीज़ को हम बायोफोर्टिफिकेशन कह रहे हैं। अब बायोफोर्टिफिकेशन ठीक हमारे समझ में आ गया। अभी बायोफोर्टिफिकेशन का मकसद क्या, मैंने अभी जो बताया उस तरह से, उसका मकसद ये है कि इंसानों में जो ग़िज़ा इस्तेमाल की जा रही है, जो ग़िज़ा के तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म के अनाज है, दालें हैं, सब्जियां हैं, ये चीज़ों को इस्तेमाल किया जा रहा है, उनसे मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट उनको हासिल हो। और ये ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट अगर उनको हासिल हो गए तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, वो सेहत के एतबार से उनके लिए फ़ायदेमंद हो गए, और वो सेहत के एतबार से फ़ायदेमंद होने की वजह से उनके लिए जो है बहुत सारा उसमें फ़ायदा होगा। तो उसमें जैसे उसके कुछ एम्स जो है, उसमें एम्स पे ऐसे फसली पौधों को तैयार किया जाए जिसमें प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा हो, क्वांटिटी ज़्यादा हो, क्वालिटी भी अच्छी हो, फैट की मिकदार ज़्यादा हो, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों एतबार से, विटामिन्स उसकी मिकदार ज़्यादा हो, क्वांटिटी क्वालिटी के एतबार से। ये इसके मकसद, इसके मकासद ये है, यानी ये बायोफोर्टिफिकेशन के। बायोफोर्टिफिकेशन में कुछ बहुत सारी जो वेराइटीज़ है, बहुत सारे इसके अंदर वेराइटीज़, नई वेराइटीज़ जो पैदा की गई है, जो तैयार की गई है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स है। उस एग्जाम्पल्स में एक एग्जाम्पल है मेज़, मकई का। इस मेज़ में बड़े पैमाने पर प्रोटीन यानी अमाइनो एसिड को डाला गया है, और ये सब जो होता है इसके अंदर rDNA टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। एक बायो टेक्नोलॉजी वाला एक चैप्टर ही अपने पास है, उसमें अपन उसको डिटेल में इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे कि rDNA टेक्नोलॉजी कैसी होती है। तो यहाँ इस पौधे का जेनेटिक कॉम्बिनेशन चेंज करके हम उसमें ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसी खुशियात को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसी खुशियात को मुंतकिल कर रहे हैं कि जिसके ज़रिए उसमें भरपूर विटामिन हो, भरपूर प्रोटीन होगा। इसके अलावा एक गेहूं की वैरायटी है एटलास 66। ये जो एटलास 66 ये जो वैरायटी है गेहूं की, इसके अंदर जो है तो बड़े पैमाने पर इसमें प्रोटीन है। इसमें खास तौर से मेज़ में स्पेशली प्रोटीन तो है, लेकिन इसमें जो 2 अमाइनो एसिड है इसकी मिकदार को बढ़ाया गया है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक है उसमें लाइसिन और एक है ट्राइपेजोन। ये जो 2 अमाइनो एसिड है, ये 2 अमाइनो एसिड को, यानी ये प्रोटीन, हमको पता है कि अमाइनो एसिड प्रोटीन की इकाई है, तो ये 2 अमाइनो एसिड को बड़े पैमाने इसमें बढ़ाया गया है। एटलास 66 इस गेहूं की वैरायटी में भरपूर बड़े पैमाने पर प्रोटीन है, एक हाइब्रिड वैरायटी है ये। इसके अलावा बहुत सारे वेजिटेबल्स, सब्जियां जो है जैसे स्पाइनच, पालक, जिसमें विटामिन ए भरपूर है, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हमको इस बायोफोर्टिफिकेशन में देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ चंद एग्जाम्पल्स यहाँ पर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और एग्ज़ाम में इस पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इसके नाम भी पूछे जाते हैं, ये भी याद रखना है। प्लस उसके अलावा बायोफोर्टिफिकेशन किसे कहते हैं, इसकी तारीफ़ कभी पूछी जाती है, इसके मकासद कभी पूछे जाते हैं, इसको कैसे किया जाता है, ये कभी पूछा जा सकता है। तो ये 4 चीज़ों को अलग अलग कैसे याद रखना है। देखो, सबसे पहले उसके डेफिनेशन में आपको ये याद रखना है कि इस तरह का अमल जिसमें बायोटेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके जो फसली पौधे हैं उनके अंदर ग़िज़ाई ज़रात का इजाफा करना, जैसे प्रोटीन, विटामिन्स, चर्बी, कार्बोहाइड्रेट वगैरह। ठीक है, तो ये उसकी डेफिनेशन हो जाएगी। फिर इसके मकासद हमको, मैंने अभी कहा आपको कि ऐसे फूड प्रोडक्ट, ऐसे ग़िज़ाई चीज़ें बनाना है जिसमें प्रोटीन क्वालिटी और क्वांटिटी के एतबार से अच्छा हो, फैट क्वालिटी क्वांटिटी के एतबार से अच्छा हो, विटामिन्स क्वालिटी क्वांटिटी के एतबार से अच्छा हो, मिनरल्स क्वांटिटी क्वालिटी के एतबार से अच्छा हो। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमको याद रखना है कि ये कैसे किस तरह से हम इसको बढ़ा सकते हैं।
उसके बाद में इसको करते कैसे हैं, मैंने अभी बताया आपको कि rDNA टेक्नोलॉजी के ज़रिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया कि मेज़ जो है इस मेज़ में भरपूर प्रोटीन, जैसे लाइसिन को हमको बनाना है, तो लाइसिन को बनाना है तो लाइसिन को तैयार करने वाला जो डीएनए पर जीन है, उस जीन को इस rDNA टेक्नोलॉजी के ज़रिए इसके क्रोमोसोम पर मुंतकिल किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है मेज़ के। और जब इसमें ट्रांसफ़र होगा तो न्यू जनरेशन में वो लाइसिन का प्रोडक्शन क्या होगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो ऐसी वेराइटीज़ वो rDNA टेक्नोलॉजी के ज़रिए तैयार की जाती है। और बाद में लास्ट में उसके एग्जाम्पल्स, ऐसे 4 हिस्सों में इसको याद अगर रखते हैं, इसके अलावा इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पे आते हैं। हमको एक बात पता है, अक्सर माइक्रोब्स जिसको हम खुर्दबीनी जानदार, जिसको जरासीम्स कहते हैं, एक्चुअल में माइक्रोब्स के ताल्लुक से हमारे जहन में एक कॉन्सेप्ट है, एक नज़रिया है, एक दिमाग में एक बात बैठी है कि माइक्रोब्स यानी डिसीजेस पैदा करने वाले, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे माइक्रोब्स जो है, बहुत सारे खुर्दबीनी जानदार जो है वो इंसान के फ़ायदेमंद होते हैं। और वही चीज़ हमको यहाँ पढ़ना है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इंसान के फलाह वजूद में, इंसान के फ़ायदे में या फ़ायदे वाले कौन से माइक्रोब्स है, कौन से खुर्दबीनी जानदार हैं। क्योंकि बहुत सारे खुर्दबीनी जानदार जो है वो इंसान के लिए डिसीजेस पैदा करते हैं, ये बात सही है, लेकिन सभी नहीं, बहुत सारे इसमें के फ़ायदेमंद होते हैं। और जो फ़ायदेमंद जानदार है उसके बारे में इस चैप्टर में हमको डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहला इसमें का टॉपिक है जो आज हम इसको लेने वाले हैं, वो है माइक्रोब्स इन फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन, जो ग़िज़ाई चीज़ें जो तैयार की जाती है, उसमें माइक्रोब्स का क्या रोल है। सबसे पहले यहाँ एक चीज़ को याद रखिए कि खुर्दबीनी जानदारों का बहुत ही अहम किरदार बहुत सारी चीज़ें जो ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल होती है उसको बनाने में इस्तेमाल की जाती है। इसको हम दो तरह से, 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक हिस्सा ये है 1970 से पहले वाला उसे, और एक 1971 या 70 के बाद वाला, आफ्टर 1970 एंड बिफोर 1970। इसको ट्रेडिशनल मेथड कहा जाता है। मतलब जो रिवायत के मुताबिक, रिवायती तरीके जिसे कह सकते हैं, जो रिवायत के मुताबिक जो तरीके चलते आ रहे हैं यानी पहले कुछ लोगों ने किए, उसके बाद उसको सीख कर दूसरों ने किए, उसको सीख कर, वो चलता आ रहा है, कई नस्लों से इसको हम करते आ रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं, यानी घरों के अंदर बनने वाले दूध से जो प्रोडक्ट बनते हैं, आगे अपन उसको डिटेल पढ़ने वाले हैं। अब ये डेयरी प्रोडक्ट का जो ट्रेडिशनल मेथड है, दही बनाना है, उसके बाद में जो भी चीज़ें उससे बनती है वो सारी चीज़ें, तो वो ट्रेडिशनल मेथड में आ जाएगा। एक जैसे इंडस्ट्रियल मेथड में आज जैसे अल्कोहल को तैयार किया जाता है, या अल्कोहल को तैयार करने का एक बड़े पैमाने पर अभी हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके उसको तैयार करते हैं। पुराने दौर में उसको तैयार करने के लिए ट्रेडिशनल मेथड थे। तो ऐसा ये ट्रेडिशनल मेथड एक था, और अभी जो है ये एडवांस मेथड, या अभी हम जो जिसको इस्तेमाल करते हैं वो मेथड्स, ये दोनों में कुछ फ़र्क ये आया कि अब जो है, अब हम उसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। उस वक्त तो ट्रेडिशनल मेथड जिस तरह का नॉलेज था उन लोगों के पास, उसी को ट्रांसफ़र करते हुए वो मेथड को इस्तेमाल किया जाता था। तो पहला इसमें माइक्रोब्स इन फूड प्रोडक्शन, जैसे घर के अंदर बनने वाली बहुत सारी चीज़ें, कुछ नाम यहाँ मैंने लिखा हूँ, साउथ इंडियन डिशेज़ में आती है सब के सब, डोसा है, इडली है, ढोकला है वगैरह, ये तमाम चीज़ें, ये सब के सब चीज़ें इस माइक्रोब्स के बगैर तैयार हो ही नहीं सकती। अगर इसको बनाना है, जैसे इसमें बनाने के लिए बहुत सारे माइक्रोब्स इस्तेमाल होते हैं, उसमें ख़ास तौर से स्ट्रेप्टोकोकस, ये बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। अब ये जो इडली है, ढोकला है, डोसा है, इसको तैयार करने के लिए जैसे अक्सर इसमें राइस, ग्राम यानी चना, ये 2 चीज़ों का इस्तेमाल होता, और उसमें उसको बनाने के लिए स्ट्रेप्टोकोकस जो है इसका इस्तेमाल किया। तो ये ऐसे यानी कैसे तैयार करते हैं, कैसे बनाते हैं, हमने अक्सर देखे हैं कि ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें पफ़ी होती है, समझता है, पफ़ी यानी स्पंज लाइक, ठीक है। ये स्पंज लाइक बनाने में, इसको पफ़ी बनाने में इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत अहम किरदार होता है। कैसे करते हैं इसको? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे राइस है, ग्राम है, इसका जो आटा होता है इसको हम कुछ ऐसे के लिए, कुछ वक्त के लिए भिगोने डालते हैं या उसको पानी के अंदर रखते हैं, और इसमें ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डाला जाता है। इसको डालने के बाद होता क्या है,
ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन जिसे हम तखमीरी अमल कहते हैं, आम जुबान में उसको सड़ाने का अमल कहेंगे। अब ये जैसे वहाँ फर्मेंटेशन होगा तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली वहाँ पर जो है तो फर्मेंटेशन होने से वहाँ पर इथिल अल्कोहल फॉर्मेशन होगा, और साथ ही साथ फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होगा। कौन सी गैस फॉर्म होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है तो उस आटे से, उस जो ग्राम या चावल का जो आटा है उससे बाहर निकलने की कोशिश करेगी, बाहर निकलेगी, और जिसकी वजह से उसमें से जो है तो ऐसे सुराख बनेंगे, और ये चीज़ें जैसे इडली है, डोसा है, ढोकला है, ये क्या बनेंगी? पफी बनेंगी। तो ये इसका तरीका है। कभी कभी इस पर एक बार एक क्वेश्चन इसी तरह से पूछा गया था कि इडली, डोसा, ढोकला, तीनों में से कोई एक नाम दिया गया था और ये बताया गया था कि ये पफी क्यों होती है, वाई। तो उसके पीछे रीज़न हमको ये लिखना था। एक नंबर के लिए क्वेश्चन था कि ये इसमें फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है? खारिज होती है, निकलती है, और उसके वजह से ये डोसा, इडली और ढोकला जो है क्या होता है? पफी होता है। नेक्स्ट, माइक्रोब्स एज ए सोर्स ऑफ फूड, यानी यहाँ हमने देखे कि इसको हम तैयार कर रहे हैं, उसमें इस माइक्रोब्स का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ये जो दूसरा टॉपिक है, ये दूसरे टॉपिक्स में हमको याद रखना है कि खुर्दबीनी जानदारों का इस्तेमाल ग़िज़ा के तौर पर कैसे किया जाता है। यहाँ अपने उनको कुछ ग़िज़ाई चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल किए, समझ में आ रहा है। अब उस जानदारों का इस्तेमाल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में था, मथास से मुराद है लेकिन अभी आपको नहीं है वो एग्ज़ाम के लिए, एक था SCP, सिंगल सेल प्रोटीन कहा जाता। उसको क्या कहा जाता बेटा? सिंगल सेल प्रोटीन। यानी यहाँ खुर्दबीनी जानदारों का इस्तेमाल एज ए प्रोटीन अगर किया जाए, प्रोटीन के तौर पर अगर किया जाए डायरेक्ट, तो उससे सिंगल सेल, अभी अपने इसके पहले देखिए बायोफोर्टिफिकेशन में कि प्रोटीन को बढ़ाना है, विटामिन को बढ़ाना है, लेकिन वो कैसे बढ़ा रहे हैं हम? उसका जेनेटिक, यानी वो जैसे मेज़ है तो मेज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसका जेनेटिक मेकअप चेंज करके उसमें वो चीज़ बनाने की सलाहियत लेकर आ रहे हैं। यहाँ वैसा नहीं, यहाँ इस खुर्दबीनी जानदार को डायरेक्ट एज ए प्रोटीन इस्तेमाल करेंगे हम। फॉर एग्जांपल कुछ अलगी के प्रोडक्ट है, एग्जांपल्स है, जैसे क्लोरेला है, उसके बाद में स्पाइरुला है, याद रखिए दो नाम। तो ये क्लोरेला, स्पाइरुला, इसका नाम याद भी रखना है, और इसको सिंगल सेल प्रोटीन के तौर पर इस्तेमाल किया, क्योंकि इसमें भरपूर बड़े पैमाने पर क्या है? प्रोटीन मौजूद है, तो उससे डायरेक्ट एज ए प्रोटीन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे खुर्दबीनी जानदार है, जैसे ईस्ट है, हमको पता है ईस्ट डायरेक्ट एज ए सिंगल सेल प्रोटीन आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर फर्मेंटेशन। काय के लिए? फर्मेंटेशन के लिए। तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स है, पेनिसिलिन है, उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने आपको मिलेंगे कि जिसमें जो है तो आप ये सिंगल सेल प्रोटीन के तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ खुर्दबीनी जानदारों में जैसे फंगस फफूंद है, एस्पेरजिलस, एक नाम याद रखिए, क्या नाम? एस्पेरजिलस। एस्पेरजिलस की बहुत सारी स्पीसीज़ आप एज ए ग़िज़ा के तौर पर एज ए फूड यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर आपको बताना है तो जैसे मशरूम्स जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, और ये मशरूम्स का इस्तेमाल जो है तो एज ए फूड मटेरियल के तौर पर किया जाता है। एक बेस्ट फूड है वो, प्रोटीन रिच फूड कहा जाता है इसको। क्या कहते हैं बेटा इसको? प्रोटीन रिच फूड। यानी इसमें भरपूर प्रोटीन है, भरपूर अमाइनो एसिड है, याद रखिए, भरपूर मिनरल्स है। तो बहुत बार इसको क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें मिनरल्स, प्रोटीन और क्या कहा मैंने? भरपूर अमाइनो एसिड। प्रोटीन में वही अमाइनो एसिड की इकाई है, मिनरल्स भरपूर इसके अंदर है, और एक खास बात इसके अंदर, इसमें शुगर नहीं होता है। क्या नहीं होता है इसमें? शुगर। इसलिए इसको शुगर फ्री फूड भी कहा जाता है, शुगर फ्री फूड कहा जाता है। तो बहुत सारे खुर्दबीनी जानदारों में जैसे हमने देखे, एक अलगी की दो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, स्पाइरुला है, क्लोरेला है। फंगस के एग्जाम्पल दिया मैंने, ईस्ट, ओके। उसके बाद में फंगस की दूसरी एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, एस्पेरजिलस नाम दिया। अरे बहुत सारे मशरूम्स मैंने आपको बताया जो एज ए फूड मटेरियल ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सब के सब जो है तो ये इसमें यानी ये सिंगल सेल प्रोटीन के तौर पर इस्तेमाल, यानी माइक्रोब्स को डायरेक्ट एज ए फूड कैसे इस्तेमाल करते हैं ये यहाँ आपको याद रखना है। यानी कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि माइक्रोब्स एज ए सोर्स ऑफ फूड, यानी डायरेक्ट उसका इस्तेमाल कैसे होगा, ये आपको फिर लिखना होगा, कुछ एग्जाम्पल्स उसके अंदर लिखना होगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद में बहुत ही कॉमन चीज़, माइक्रोब्स इन अ डेयरी प्रोडक्ट। अब हमको ये बात पता है कि डेयरी के जितने भी प्रोडक्ट होंगे, याद रखिए, ये डेयरी के तमाम प्रोडक्ट में माइक्रोब्स के सिवा, या माइक्रोब्स का अहम रोल उसके अंदर है, माइक्रोब्स के सिवा वो बन ही नहीं सकते। डेयरी प्रोडक्ट में माइक्रोब्स सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसमें ख़ास तौर से
LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलाई, क्या बोलते हैं उसको, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलाई। ठीक है, ये लैक्टोबैसिलाई या लैक्टिक एसिड बैसिलस, ये जो बैक्टीरिया है ये इसमें सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। LAB शॉर्ट फॉर्म उसका याद रखिए। अब यहाँ इसको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्यों कहा गया, याद रखिए, क्योंकि जो मिल्क है उस मिल्क में क्या होता है बेटा पता है, उसमें होती है कौन सी शुगर, लैक्टोज शुगर। और इस लैक्टोज शुगर को ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया करते हैं फर्मेंटेड और अल्कोहल में तब्दील करते हैं। और ये अल्कोहल में तब्दील करने के लिए, इसके लिए ज़रूरी होता है ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इसलिए ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसके अंदर अदा करता है। तो बहुत सारी चीज़ें, अगर दूध का प्रोडक्ट अगर हम देखते हैं उसमें दही है, कर्ड जिसे कहा जाता है, उसके बाद में चीज़ है, उसके बाद में मिल्क मतलब बटर मिल्क जिसे हम कहते हैं, योगर्ट है और बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी दही है, छाछ है, पनीर है, ठीक है, चीज़ जिसे हम कह रहे हैं। ये सब चीज़ें, ये सब सभी को इस बनाने में सबसे इम्पॉर्टेंट किरदार ये लैक्टोबैसिलाई का होता है। इसको ट्रेडिशनल मेथड में भी तैयार किया जाता था। ट्रेडिशनल मेथड में इसमें क्या करते थे कि जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, जो समझो दही के अंदर ऑलरेडी है मौजूद, तो उस बचा हुआ थोड़ा सा दही एक नए जो दूध जिसका अपन दही बनाने जा रहे हैं, जिससे अपने को बटर मिल्क यानी छाछ बनाना है, जिससे चीज़ पनीर बनाना है, ये सब चीज़ों को जो है बनाने के लिए उसको पुराने जो मैंने दही है या बटर मिल्क है उसको उसके अंदर डाल दिया जाता था, ताकि उसमें बचे हुए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया फिर उसके अंदर प्रोडक्शन करे, वो रिप्रोड्यूस हो और फिर दोबारा से वो चीज़ें हमको हासिल हो। अभी हमको लेबॉरेटरी के अंदर ऑलरेडी ये LAB को बनाया जाता है और इसका हमको ऑलरेडी कल्चर मिलता है, उसका इस्तेमाल हम ये दूध के प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए करते हैं। चीज़ जो होता है हमको पता है कि ठोस की शक्ल में, यानी उसमें का जो वाटर क्वांटिटी है उसको निकाल दिया जाता है और वाटर क्वांटिटी को निकाल के एक ठोस की शक्ल में फफी, एक ये दूध से बना हुआ जिसे अपन चीज़ है, जिसे पनीर कह रहे हैं, वो एक प्रोडक्ट होता है। दही पता है हमको, उसके बाद में हमको ये बात पता है कि बटर मिल्क यानी छाछ, यानी दही को जब उसका उसमें का जो लिक्विड स्टेट है उसमें का जब फैट निकाल दोगे आप, तो बचा हुआ जो पार्ट होता है वो बटर मिल्क कहलाएगा। इसके अलावा जो पनीर है, ये पनीर को कुछ नए टेक्नोलॉजी में, जैसे मैंने अभी कहा कि हम यानी ट्रेडिशनल मेथड को छोड़कर, यानी ये 1970 के बाद हम उसको बायोटेक्नोलॉजी को उसको जोड़कर उसके नए नए प्रोडक्ट उसको तैयार करते हैं। तो उसमें कुछ जिसे कहेंगे नए प्रोडक्ट इस तरह के कि जिसका उसका जो सेंट है, उसका जो जिसे कहेंगे टेस्ट कह सकते हैं, वो चेंज करने के लिए उसमें पेनिसिलियम, ये आपको पता होगा फंगस पेनिसिलियम, जिससे पेनिसिलिन दवाई तैयार की जाती है, तो उसकी जो दो अलग अलग मुख्तलिफ स्पीसीज़ है उसको उसके अंदर डाला जाता है और उसका जो टेस्ट है या उसका जो जिसे कह सकते हैं कि फ्रेगनेंट जिसे कह सकते हैं, स्मेल जिसे कह सकते हैं, उसको उसके अंदर उसको चेंज किया जाता है। तो इस तरह से ये 3 टॉपिक्स यानी माइक्रोब्स इन फूड प्रोडक्शन में डोसा, इडली, ढोकले की तैयारी कैसे की जाती है, माइक्रोब्स को ग़िज़ा के तौर पर कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, माइक्रोब्स डेयरी प्रोडक्ट में कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा इसके बाद जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रीज़, यानी काफ़ी बड़ा टॉपिक है तो इसमें अभी नेक्स्ट लेक्चर में उसको लेंगे। इंडस्ट्रीज़ में माइक्रोब्स का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, जैसे उसमें अल्कोहल की तैयारी है, उसमें एंजाइम्स है, उसमें हार्मोन्स है, उसमें विटामिन्स है, ठीक है, ये सब चीज़ों को कैसे तैयार किया जाता है नेक्स्ट इंशाल्लाह इसके बाद के लेक्चर में देखेंगे। आपको जो अभी तक जितने भी चैप्टर हुए हैं उसके मैक्सिमम नोट्स आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, टेलीग्राम पे मिलेंगे सॉरी, और टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी जाएगी, आप उसको देख सकते हैं, नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। तो टेलीग्राम अगर आपके पास नहीं है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं। और इसके बाद कंटिन्यूस इसके लेक्चर आपको आते रहेंगे। एक थोड़ा सा ब्रेक इसमें हुआ है, कुछ वजूहात थे, इंशाल्लाह अब इसको कंटिन्यू करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।